हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल में जो है बिहार दरोगा है ना, बिहार दरोगा हो गया, उसके बाद बिहार पुलिस हो गया, बीएसएससी है, उसके बाद देखिए बिहार पुलिस है, उसके बाद देखिए फिर एसएससी जीडी है। तो कहीं न कहीं ये क्वेश्चन होता है, सब में कहीं न कहीं एक कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, इसलिए ऑनलाइनर क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए, और इससे पहले बात करते हैं कि दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है हम बैक डे पढ़ चुके थे। तो चलिए एक हम उदाहरण देते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, कभी इधर वीडियो कभी इधर देखते हैं, इससे अच्छा है चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं कि मान चलिए कि हमको मतलब पानी निकालना है धरती से। तो हम जानते हैं कि 60 से 70 फीट के अंदर जो है पानी आ जाता है, ठीक। लेकिन हम क्या करें कि हम 10 फीट यहाँ, 10 फीट यहाँ, 10 फीट यहाँ, 10 फीट यहाँ, दिन भर में हम 7 जगह खड्डा खूने, क्या हमको पानी मिलेगा? क्योंकि हम उस अनुसार से देखें तो देखिए उस अनुसार से हम देखें तो 10 गुने 7 फीट यानी कि 70 फीट तो हो जाता है, पानी तो निकल जाना चाहिए। लेकिन हमने मेहनत तो सही किया, लेकिन तरीका मेरा गलत था। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आप क्वेश्चन बैंक को पूरे ए टू जेड विवरण सहित पढ़िए, क्योंकि आप छोटा 10 वीडियो यहाँ 10 मिनट यहाँ देखिए, वीडियो 10 मिनट यहाँ देखिएगा, नहीं आपका वीडियो का वैल्यू पता चलेगा, नहीं आपका टाइम पता चलेगा, और नहीं आप कुछ याद कर पाइएगा। इससे अच्छा है कि आप एक जगह जो है पूरे जो है इसका विस्तार जानिए कि कैसा क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन के साथ जो है विवरण होना ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ से आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद। क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका जैसे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है और इसका उदाहरण देखिए बहुत सारा दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है कलिंजर दुर्ग तक हम लोग देख चुके थे, ठीक है ना। कलिंजर दुर्ग अगर बात कहा जाए तो ये भारत के उत्तर प्रदेश में है। अगर उत्तर प्रदेश में भी बात करें तो ये जो है बांदा ज़िले में है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है ना। तो ये पूछा गया था, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो सामदेव हो जाएगा, ठीक। अब इसका बारे में हम लोग थोड़ा नीचा डिस्कशन देख लेते हैं, क्या सभी है विवरण दिया हुआ है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। देखिए कथा सरित के सागर के लेखक हो गया सोमदेव हो गया। सोमदेव गुप्त कालीन लेखक थे, ठीक। बृहद कथा जो है मंजरी पुस्तक के लेखक जो है क्षमेंद्र थे। क्षमेंद्र भी जो है गुप्तकालीन शासक थे, मतलब गुप्तकालीन लेखक थे। क्या थे? क्षमेंद्र भी क्या थे? गुप्तकालीन लेखक थे। विशाख दत्त, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन कि विशाख दत्त जो है गुप्तकालीन लेखक थे। विशाख दत्त कौन से काल के थे शासक? तो ये जो थे गुप्त काल के शासक थे, ठीक। दोस्तों हम तो यही कहेंगे, देखिए खान पान पर भी ध्यान दीजिए। और आप देखते होंगे कहता है कि विद्यार्थी बहुत याद नहीं होता, याद होगा, ठीक ना। धनिया का चटनी खाइए एकदम पूरा दबा के, काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद रहता है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन पर। एकाएक ध्यान पड़ गया था, बोल दिए। देखिए विशाखा दत्त जो है गुप्तकालीन जो है लेखक है, और विशाखा दत्त ने जो है मुद्रा राक्षस और देवीचंद गुप्तम जो है पुस्तक मतलब लिखी थी, ठीक ना। आपसे पूछा जाएगा कि विशाखा दत्त ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी, मतलब मुद्रा राक्षस और देवीचंद या दूसरा और कोई। तो आप वहाँ पर इजीली मार सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि विशाखा दत्त जो है ने ही मुद्रा राक्षस और देवी जो है चंद्र गुप्तम पुस्तक लिखे थे, ठीक। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। गुप्तकालीन प्रथम जो है गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये हो गया दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, जो कि काफ़ी रोचक होता है। और ये देखिए आर्यभट्ट यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर में। तो चलिए देख लेते हैं। देखते हैं कि गुप्तकालीन जो है प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। देखिए आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक मतलब रचना की था। आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने जो है बीज गणित,
त्रिकोणमिति आदि के योगदान दिया था। पाई का मान आपसे पूछा जाएगा कि पाई की जो है मान किसने जो है प्रदर्शित किया था, तो ये जो है आर्यभट्ट ने किया था। वर्गमूल निकालने की विधि बताए थे। देखिए ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा कि किसे जो है भारत का न्यूटन कहा जाता है, तो ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। भास्कर प्रथम जो है भारत की 7वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे। संभवतः उन्होंने ही सबसे पहले जो है संख्याओं हिंदू दार्शनिक और पद्धति में लिखना आरंभ किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बराहमिहिर ने है ना बृहत संहिता और लघु जातक पुस्तक लिखी थी। आपसे पूछा जाएगा कि बराहमिहिर ने है ना कौन सी पुस्तक लिखे थे, तब इजली बता सकते हैं बृहत जो है संहिता और लघु जातक पुस्तक। दोस्तों देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि 3 चीज़ ऐसे हैं, मतलब 3 जगह ऐसे हैं जो कि आपको अकेला ही रहना पड़ता है। देखिए जैसे कि जीते जिनकी में होता है, क्या होता है, अगर राजा बनना है तो आपको मतलब राजा एक ही होता है, तो राजा के लिए आपको सिंगल वहाँ रहना पड़ेगा। अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसको सिंगल अकेला मरना होता है, ठीक। और वहीं पर अगर आप तैयारी या कोई चीज़ करते हैं तो उसके लिए भी आपको अकेला संघर्ष करना पड़ता है। तो इस अनुसार से आप समझ लीजिए, क्योंकि हमेशा जो है भीड़ आपको तब सपोर्ट करेगी जब आप कोई लक्ष्य मजबूत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि भीड़ अक्सर तमाशा देखती है और मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि हम भीड़ के साथ आगे बढ़ें तो फिर सीट तो यहाँ राजा का एक ही है। जैसे एग्जाम्पल मान चलिए कि प्रधानमंत्री की सीट तो एक ही है, तो जनता सब चाहेगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, तो संभव है नहीं। तो जो एक बना है तो एक अकेला अपनी पावर वहाँ दिखाता है कि हमको कैसे हैंडल करना है। बस उसी तरह से इस चीज़ को समझ करना है। बस थोड़ा सा आपको हिंट्स दिए कि समझने के लिए कि आखिर मेहनत कौन करेगा, कौन बढ़ेगा, कैसे करेगा, तो आप सोएंगे हैं, ठीक। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। निम्न में से कौन से जो है जैनों के 23वें तीर्थंकर थे, ये थे पार्श्वनाथ। देखिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए जो है इसको कदापि भूलने का काम ना करें, इसको बार बार देखें। देखिए 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो चलिए पार्श्वनाथ का थोड़ा सा प्रतीक चिन्ह हम लोग देख लेते हैं। देखिए पार्श्वनाथ का जो है ना वह प्रतीक चिन्ह है सर्प है, ठीक। और ये देखिए 23वें हैं, ठीक। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 23वें से पूछ दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन देखिए 23वें से पूछा गया है। और चलिए इसका थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, ठीक। देखिए ऋषभदेव ये प्रथम जो है जैन तीर्थंकर थे, जो प्रतीक थे सांड। और अजित जो है अजितनाथ द्वितीय है जो कि प्रतीक चिन्ह हाथी है। और संभव नाथ जो है तृतीय है जो कि प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा है। अब देखिए कभी कभी पूछा जाता है सुपार्श्वनाथ जो है यह सप्तम है जो कि स्वास्तिक है। और शांतिनाथ जो है 16वां जो है हिरण है। अमरनाथ 18वां जो है जो कि मीन है। और नेमिनाथ 21वीं है। देखिए इसको याद रखिएगा, ज़्यादा जो जिस पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा बताएं तो उसको ज़्यादा आप जो है तजुर्बा दीजिएगा। देखिए नेमिनाथ जो है 21वीं है, नील कमल हो जाएगा। और अरिष्टनेमी ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अरिष्टनेमी जो है ना ये 22वें है जो कि इसका प्रतीक चिन्ह है शंख है। और कहा जाता है कि अरिष्टनेमी जो है ना कृष्ण के वंशज से जो है ये रिलेट करता है, ठीक। देखिए पार्श्वनाथ जो है ना, पार्श्वनाथ ये 23वें है जो कि पार्श्वनाथ क्या है, सांप है, इसका प्रतीक चिन्ह अभी जो क्वेश्चन बताया गया था। देखिए महावीर जो है 24वें जो कि प्रतीक चिन्ह सिंह है। आप देखिए ज़्यादातर जो है क्वेश्चन ना जैन धर्म है ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूछा जाता है। तो जैन धर्म को लेकर जो महावीर होता है, बौद्ध धर्म के लिए जो है गौतम बुद्ध होता है। इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहता है, क्योंकि यानी कि ईसा पूर्व से पहले की घटना है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक। तो चलिए सर थोड़ा सा हम लोग इसको कवर करते हैं। देखिए 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
अष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी माना जाता है, जो कि हम पहले ही बताए थे कि अष्टनेमी जो है वह 22वें तीर्थंकर थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के निकट माना जाता था। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग देख लिए यहाँ पर भी जो हमने बताया। हम लोग बहुत दिन पहले पढ़े थे लेकिन पता चला था यहाँ पर। देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार, ठीक, जो कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो देखिए दोस्तों, स्वराज शब्द का प्रयोग है ना सर्वप्रथम ये स्वामी जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था, और इसको आगे बढ़ाने का काम जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक, जो कि आप जानते होंगे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यही स्वराज शब्द का, स्वराज मतलब क्या होता है, स्वराज मतलब होता है स्व मतलब क्या होता है स्वयं, है ना, स्व मतलब होता है स्वयं, और राज मतलब क्या होता है शासन, मतलब जो अपना शासन। इसमें जो देखिए स्वामी विवेकानंद ने एक चीज़ बोला था कि अगर आप बाहरी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे कई गुना अच्छा स्वशासन होता है। ठीक, तो इस चीज़ पर जो है जिक्र दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख लिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द को पहली बार दिया था। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारे और पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज शब्द का पहली बार जो है किसने मतलब चर्चा किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दयानंद सरस्वती का कथन है कि विदेशी, देखिए यहाँ पर जो हमने पहले बोला उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी शासन की बराबरी नहीं कर सकता है। देखिए मतलब हम बहुत दिन पहले देखिए यहाँ पर पढ़े हुए हैं, कलम उलम लगा हुआ है इसमें चिन्ह, लेकिन इसको जो है अभी हम लोग बताते गए तो देखिए ध्यान पड़ा, और देखिए यहाँ पर लिखा भी है। ठीक ना, तो देखते हैं, बहुत अच्छा बात है, आप पढ़ते हैं तो कभी भी खराब नहीं जा सकता है। चलिए देखते हैं कि स्वदेशी जो है स्वशासन स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। देखिए यहाँ पर बताया गया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो था ये स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और एक चीज़ यहाँ पर और बताया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ना, देखिए यहाँ पर कि यानी कि स्वभाषा का प्रयोग जो है सर्वप्रथम ये दयानंद सरस्वती ने ही किया था। ठीक, स्वभाषा मतलब अपनी भाषा में, लोकल भाषा में बताना कोई चीज़, ठीक ना, तो ये बेहतर रहता है। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज से थे। ठीक ना, और 1875 ईस्वी में मुंबई में जो है संस्थापक, मतलब आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कब हुआ था, तो 1875 में। कहाँ हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। कांग्रेस ने 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी में पहली बार स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था। देखिए कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी में पहली बार स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था। ठीक, देखिए कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक, देखिए पहली बार। अब देखिए कितना हो गया, देखिए पहला हो गया स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक, दूसरा हो गया कि देखिए यहाँ पर जो है दादा भाई नौरोजी है, इसलिए कांग्रेस ने जो है 1906 में किया था। और उसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक ने इसको आजमाया था। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और कहता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। देखिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव देखिए कौन रखे थे, तो JL नेहरू है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, प्रस्ताव किया था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो हम लोग जो है इसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ा और अच्छे से, और कोशिश रही कि एक एक पॉइंट को पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए ऊपर से क्वेश्चन देखिए है ना, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार दरोगा जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से जो है बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। देखिए आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। आपसे पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। कब किया था, 1875 में। कहाँ किया था, तो ये मुंबई में किया था। 3 क्वेश्चन बना।
कुछ वर्ष पश्चात जो है आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। तब से पूछा जाएगा कि बताना है कि जब 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुआ तो फिर उसको कहाँ कर दिया गया था, तो लाहौर कर दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बचपन का नाम क्या था। देखिए ये मूल शंकर थे। इन्होंने भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो भारत में जो है मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता था, स्वामी दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो चलो। देखो कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी भी स्टूडेंट या क्लब कहीं कहीं बड़ा बड़ा जो होता है हाउस होता है या कोई भवन होता है, देखिए उसमें लिखा होता है कि बगल में पोस्टर लगा रहता है, देखिए उसमें लिखा रहता है वेदों की ओर लौटो चलो। इनका कहने का सिद्धांत ये था कि वेद मतलब जो अच्छे चीज़ की जानकारी देता है, मतलब जीने की जो कला देता है, वो चीज़ पर यहाँ पर ये लिखने दिया था कि इधर उधर की बातें ना करके थोड़ा सा अच्छे विचार जो है व्यक्त किया जाए, इसलिए ये जो है जिक्र दिया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने वेद को जो है शाश्वत और अपरिवर्तनीय धर्मातीत और देवीय माना था। ठीक, देखिए दयानंद ने जो है शुद्ध आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। और देखिए हिंदू धर्म का जो है परित्याग कर, देखिए दयानंद सरस्वती जो थे ना, ये हिंदू धर्म का परित्याग कर जो है अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः वापसी का खोल दिए थे। मतलब इनका कहने का मतलब ये हुआ कि ये दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि मतलब कि शुद्ध कर रहे थे हिंदू धर्म, जो एक तरह से प्रवृत्तियाँ जो अलग अलग प्रकार से जो हो गया था, उस चीज़ को जो है लोग शुद्धि आंदोलन के माध्यम से जो है अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर, मतलब हिंदू धर्म के परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः वापसी के द्वार खोले। मतलब जो देखिए कहने का मतलब यह है कि हिंदू धर्म जो एक तरह छुआछूत है वगैरह बहुत सी मतलब चल रहा था, सती प्रथा, दास प्रथा, ये सब को देखकर जो है लोग क्या कर रहे थे, ये हिंदू धर्म को परित्याग कर कर अलग अलग कर रहे थे। तो इसको अन्य धर्म को अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः वापसी के द्वार खोले गए थे। किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये कहने का मतलब हुआ। देखिए 1882 में दयानंद ने जो है गोछिनी सभा की स्थापना किया था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गोछिनी सभा की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। कब किया था, 1882 में। देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। और देखिए गोछिनी जो है सभा की स्थापना जो है 1882 में किया था। देखिए वैलेंटाइन जो है सिरोल ने अपनी पुस्तक जो है इंडियन अर्नेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता। देखिए भारत में अशांति का जनक किसे माना जाता था, तो ये कहा जाता था, किसको कहा जाता था कि भारतीय अशांति का जो है इंडियन अर्नेस्ट में जो है ये तिलक को माना जाता था। तिलक मतलब कौन, बाल गंगाधर तिलक। देखिए यहाँ पर शॉर्ट नाम दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहता है वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक में अर्नेस्ट जो है ये अशांति का जनक किसको माना था, तो तिलक को माना था। ठीक, अब थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा था। ये सती प्रथा को हटाने में अहम भूमिका निभाया था। ठीक, जो कि आप जानते हैं कि राजा राम मोहन की जो भाभी थी, उनको जो है मतलब इनकी भैया जब डेथ किए थे तो इनको जो है जला दिया गया था, जो कि ये बहुत दुखी थी उस चीज़ पर। और वहीं से ये प्रण लिए थे कि नहीं इसको क्या करना है, हमको हटाना है। ठीक, तो राजा राम मोहन राय है ना, राजा राम मोहन राय जो है प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारत समाज में व्याप्त बुराइयों को विरोध में आंदोलन चलाया था। देखिए वहाँ भी दयानंद सरस्वती जो है आंदोलन चलाकर बुराइयों पर जो है अंत किया था। और यहाँ भी देखिए विरोध जो है व्यक्त बुराइयों को विरोध का आंदोलन चलाया था। इनके प्रयास में जो 19वीं शताब्दी में भारत पूर्ण जागरण हुआ था, ठीक है ना। आप देखिए 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि पूर्ण जागरण जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। देखिए 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना किया था, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। देखिए ब्रह्मा समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना और मूर्ति पूजा का विरोध। देखिए
इनका मतलब इनका सिद्धांत था, देखिए कि मूर्ति पूजा है ना, मूर्ति पूजा का क्या करते थे, विरोध। मतलब ये मतलब मूर्ति को, मिट्टी का जो मूर्ति बनाया जाता है उसको लोग पूजते हैं, उसका ये विरोध करते थे। तो कौन विरोध करते थे, तो राजा राम मोहन राय। देखिए ये एकेश्वरवाद पर जो है, एकेश्वरवाद मतलब क्या होता है, एक ईश्वरवाद होता है कि एक ईश्वर में विश्वास करिए, ठीक। हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान पूजा ना करिए, लेकिन मूर्ति को बनाकर जो है ये नहीं करिए, ये मतलब ये जो मूर्ति पूजा का घोर विरोध करते थे, ठीक। पुरोहितवाद का जो है विरोध करता था, अवतारवाद का खंडन करते थे, ठीक ना। अवतारवाद हो गया जैसे कि मान चलिए कि कृष्ण का अवतार हो गया, राम का अवतार हो गया, ये जो है ना राजा राम मोहन राय ना ये अवतारवाद का खंडन आदि करता था, मतलब ये सभी विरोध करते थे, ठीक ना। मुगल बादशाह जो है अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि राजा की उपाधि किसने दिया था, तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन, है ना। कहता है कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, यानी कि स्वामी विवेकानंद जो है राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आपसे पूछा जाएगा कि विवेकानंद के स्वामी कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस के जो है शिष्य कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने अद्भुत भाषण दिए, ठीक। तो कहता है यहाँ पर 1897 में अमेरिकी प्रवास के जो है वापस आने के बाद जो है स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक, है ना, स्थान पर मुख्यालय खोला था। अब देखिए पूछा जाएगा आपसे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुआ था ना, ये कलकत्ता के जो है बेल्लूर, है ना, अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर क्या किया गया था, तो ये मुख्यालय खोला गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो है ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दोस्तों हम जो है पूरा डीपली एकदम बोलते जाते हैं क्वेश्चन को, ताकि एक भी पॉइंट छूटने का नाम ना ले, और वहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आप मिस ना कर सके, ठीक। क्योंकि जीएस होता है एक समुद्र होता है, जीएस क्या होता है, समुद्र होता है। आप समुद्र में जितना मतलब देखिए नीचे जाकर आपको पता नहीं चलेगा खाई, ठीक। तो इसलिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है महिला अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रही है ना, तो देखिए भारतीय महिला की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक। देखिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला जो है अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू जो है ना 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, सरोजिनी नायडू ने। कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था, ठीक। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला जो है अध्यक्ष में। देखिए एनी बेसेंट है ना, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बना। लेकिन अगर वहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाए ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला, तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दोनों दो है, ठीक ना, मतलब दोनों क्वेश्चन क्या है, दो है, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं और कोशिश करते हैं इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन को अच्छे से जानें। देखिए एनी बेसेंट है ना 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस में अधिवेशन जो है महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट कब बनी थी, तो वो 1917 में जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक। स्वतंत्रता से पूर्व जो है तीसरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली नीलनी कहता है कि यहाँ पर नीली सेन, है ना, गुप्ता थी। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि देखिए स्वतंत्रता से पूर्व तीसरी महिला कांग्रेस, है ना, देखो 1933 में। देखिए यहाँ पर हम बता भी रहे हैं और 1933 यहाँ पर है भी है, थोड़ा सा इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व तीसरी महिला जो है अध्यक्ष बनने वाली जो है नलिनी सेन गुप्ता थी, और नलिनी सेन गुप्ता ने 1933 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक। बताया जाता है कि स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, ठीक।
देखिए कांग्रेस की स्थापना की बात थोड़ा सा कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर, देखिए अब क्या होता है क्वेश्चन 1885 बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन अब पूछा जाएगा 28 दिसंबर, है ना, डेट पूछा जाता है कि 1885 किस डेट को हुआ था। तो आप इजली यहाँ पर बता सकते हैं कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है ए.ओ. होम के द्वारा किया गया था। अब देखिए दोस्तों, ए होम को भी आप फार्मूला जो है अगर जानते हैं, इसका मतलब फुल फॉर्म जानते हैं तो आप इजीली कमेंट करके बता सकते हैं सर्च करके, ताकि भविष्य में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये होम का फुल फॉर्म क्या होता है या पूरा नाम क्या होता है, उस समय आप बता सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों जैसे भी हो सर्च करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आपको भी याद हो सके। देखिए दोस्तों, इसलिए कमेंट करना पड़ता है या किया जाता है ताकि उस चीज़ को आप जितना बार, देखिए किसी भी चीज़ को आप जितना बार भूलने की कोशिश करिएगा ना, वो चीज़ उतना बार याद होता है। बस वही चीज़ है, उसको आप जितना बार लिखिएगा उतना याद रहेगा। प्रारंभ में जो है इस संस्था का नाम जो है इंडियन, है ना, इंडियन नेशनल यूनियन था। देखिए कांग्रेस के पहले जो है नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसे 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक, अब देखिए ए.ओ. होम 1885 से 1906 ईस्वी तक क्या रहे थे, इसका अध्यक्ष रहे थे, है ना। देखिए अध्यक्ष नहीं, मतलब कांग्रेस के महासचिव थे। तो ए.ओ. होम जो थे ना, वो 1885 से 1906 तक क्या थे, ये महासचिव थे। कांग्रेस का पहला जो है अधिवेशन जो है पूना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पूना में। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ना पूना में होना था, परंतु पूना में फ्लैग फैल जाने के कारण क्या हुआ था, मुंबई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। तो देखिए ये जो जगह जो है ना, ये गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस दृष्टि से। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के पद में बोमेश चंद्र बनर्जी को मिला था। ठीक, मतलब ये अध्यक्ष थे प्रथम, है ना। कांग्रेस के देखिए पहले अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी थे, और महासचिव तो ए.ओ. होम के पद पे रहे थे। देखिए इसमें लगभग 100 लोगों ने भाग लिया था। जितने भाग लिए थे 100 भाग लिए थे, जिसमें 72 लोगों का सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी। मतलब 100 लोग भाग लिए थे और 72 को मान्यता दिया गया था। ठीक, ऊंचे पद पर या किसी प्रकार से ये। तो कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि जब कांग्रेस की जो है स्थापना हुआ था ना, तो उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। देखिए सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश के थे। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। देखिए आपसे पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू जो थे ना, वो कहाँ के जो है राज्यपाल बने थे, तो ये आप इजीली बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश का। विजय लक्ष्मी पंडित, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनए की प्रथम महिला राजदूत बनी थी। आपसे पूछा जाएगा कि बताना है कि संयुक्त संघ, है ना, यूएनए की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष राजदूत, भारतीय राजदूत कौन बने थे, तो लक्ष्मी पंडित बनी थी। ठीक, जैसे कहते हैं अरुणा आसफ अली, है ना, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय नेता थे। तो दोस्तों आज देखिए हम लोग जो है इसको 20 तक चलेंगे लेकर। नेक्स्ट देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिए थे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि ये जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जो कि ओ डायर ने जो है बिना पूछे जो है हिंदुस्तान में जो अमृतसर में एक सभा हो रही थी, उस सभा पर अंधाधुंध जो है गोली जो है फायरिंग होना चालू हो गया था। तो ये जो है इसी के लिए जो है थोड़ा सा दुखी हुए थे, और यहाँ पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये नाइटहुड की जो है उपाधि को जो है क्या किए थे, लौटा दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। चलिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं क्या सब है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड सर की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिए थे। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाए थे। देख सकते हैं कि गांधी जी ने क्या लौटाए थे, केसर हिंद की उपाधि हत्याकांड के विरोध में लौटा दिए थे। ठीक,
चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि इस हत्याकांड के विरोध में जो है जमुना लाल बजाज है ना, जमुना लाल बजाज ने जो है राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। ये भी लोकप्रिय क्वेश्चन है कि 9 अप्रैल, कुछ स्रोतों से 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता था डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को जो है सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और इसी की चर्चा चल रही थी। ठीक, देखिए 13 अप्रैल 1919 को जो है बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में गोलीकांड और नेताओं को किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध एक सभा आयोजन किया जा रहा था और सभा स्थल पर चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारें से घिरा हुआ था। तो ये जो हुआ था ना, मतलब वहीं पर चर्चा सब हो रहा था और वहाँ पर क्या हुआ था कि जब ये चर्चा जब ऊंची ऊंची दीवार था, जब ये सब चर्चा हो रही थी तो ये वो डायर को जो है पता चला, तो ये क्या किए थे कि बिना पूछे जो है, मतलब होता है ना जैसे कि सभा हो रहा है तो जानकारी देना, तो बिना जानकारी दिए हुए इन पर क्या किए थे, अंधाधुंध गोली चलाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक, तो ये जो है यहाँ पर काफ़ी क्षति हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे। तो चलिए इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। सभा स्थल पर जो है अंग्रेज जनरल, देखिए जैसे कि हम बता रहे थे कि ओ डायर है ना, ओ डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिससे करीबन 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार से 379 आदमी जो है व्यक्ति मारे गए थे, जो कि 1200 घायल हुआ था। देखिए ये जो है 1000 लोग मारे गए थे, ये जो थे कांग्रेस की आंकड़ा के अनुसार, लेकिन सरकारी रिपोर्ट जो आया था ना उसको 379 लोग जो है मारे गए थे, इसका जो है पुष्टि किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि वापस कर दी थी। वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य शंकर नायर ने परित्याग दिया था। देखिए उस समय वायसराय की जो कार्यकारिणी सदस्य थे वो शंकर नायर ने क्या किए थे, इसके विरोध में जो है अपना कार्यकारिणी जो है सदस्य को त्याग दिए थे। सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग है ना, हंटर आयोग 1919 में गठन किया था। देखिए इसकी जांच के लिए क्या किए थे, हंटर आयोग। हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से। कांग्रेस ने इसकी जांच हेतु जो है मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति के अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास और तैयब और जो है और MR जैकर आदि थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन। प्रथम जो है विश्व युद्ध में जो है तुर्की मित्र साथ जो है युद्ध में शामिल था। देखिए खिलाफत आंदोलन है ना, ये प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की है ना, तुर्की मित्र राष्ट्र के साथ युद्ध में शामिल हो गए थे। ठीक, चलिए देखते हैं कि 1918 ईस्वी में युद्ध समाप्ति के बाद तुर्की की खलीफा के साथ उचित व्यवहार न हो पाने के कारण तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक, अब देखिए कहता है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम का एकता का सुनहरा अवसर माना था। तो खिलाफत आंदोलन को जो है हिंदू मुस्लिम की एकता सुनहरा किसने माना था, तो गांधी जी ने। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अक्टूबर को। ठीक, सितंबर 1919 ईस्वी में जो है 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। 24 नवंबर 1919 ईस्वी को होने वाली खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी ने की थी। नेक्स्ट देखिए कि खिलाफत के साथ जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था। खिलाफत के साथ क्या चलाया गया था, असहयोग आंदोलन, कि ताकि एक हिंदू और मुस्लिम जो है एकजुट के अनुसार से चला था इस बीच में। ठीक, देखिए थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं असहयोग आंदोलन। देखिए ये सब जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये तथ्य अगर आप ये क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाइएगा तो फिर करने से कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो देखते हैं असहयोग आंदोलन 1920 और 22 तक चला था। कलकत्ता में कांग्रेस के जो है विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुए थे। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुए थे। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये जो है कहाँ हुआ था, तो ये नागपुर में हुए थे, है ना। 1920 ईस्वी नागपुर में हुए थे। प्रस्ताव दिसंबर जो है 1920 नागपुर में हुए थे। मतलब देखिए
तो ये जो है ना कांग्रेस का मतलब ये जो है असहयोग जो है प्रस्ताव जो था ना, वह प्रस्ताव जो है दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुई थी। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी कि इस अधिवेशन में असहयोग मंजूरी दे दी गई थी। तो होता है ना कि जो मान चलिए कि कोई भी जब आंदोलन होता है तो वहाँ पर पहले एक जो है अभी भी मतलब जहाँ कहीं पर अगर आंदोलन करना है तो उससे पहले एक जो है नोटिस जारी किया जाता है कि हमने इतना डेट को इतना बजे से इतना बजे तक हम लोग यहाँ जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। तो होता है बस उसी प्रकार से ये जो है मंजूरी प्रस्ताव जो है पास किया गया था, ठीक, ताकि मतलब सरकार को पता चल सके कि हाँ यहाँ पर आंदोलन इस चीज़ के लिए होने जा रहा है। फिर उसकी जो है बहुमत देखा जाता है कि कितनी आदमी भीड़ लगता है, तो फिर सरकार उस पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो फिर सरकार उस पर सोचता है, अगर वो कम में उस मतलब आदमी उतरता है तो इससे पता चलता है कि ये बहुत हल्का है और इस पर कोई जो है बात विचार आगे नहीं बढ़ाया जाता है। जैसे ही देखते हैं कि हाँ विकराल रूप लेने वाला है तो सरकार फिर उस पर निदान राय विचार देता है। बस यही है आंदोलन का। देखिए असहयोग के स्रोत के समय में ही कांग्रेस को जो है तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा था। जब वो सहयोग स्टार्ट हुआ था ना तो उसी वक्त क्या हुआ था कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को वो सहयोग आंदोलन हुआ था। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन ऐसा नेता था जो कि वो सहयोग आंदोलन शुरू तो किया लेकिन अंत देख नहीं पाया था। तो आप कह सकते हैं ये बाल गंगाधर तिलक, ठीक। तो ये जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए आंदोलन के तिलक ना तिलक की मृत्यु हो गई थी। देखिए आंदोलन के समय जो है स्कूल कॉलेज विदेशी कपड़े पर्दों जो है पदों इत्यादि का बहिष्कार किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस आंदोलन में जो है वह कॉलेजों विदेशी कपड़ों का जो है बहिष्कार किया गया था, तो आप असहयोग आंदोलन कह सकते हैं। असहयोग के समय आंदोलन के समय जो है गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक जो है स्थान पर 5 फरवरी 1922 आंदोलन भिड़ गया था, जो कि यानी कि 22 जवानों को जला दिया गया था। तो ये मतलब एक आंदोलन उग्र हो गया था जिसमें कि 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। तो इसी चीज़ को हम लोग मतलब ये चौरी चौरा एक जगह है जो कि वहाँ पर हुआ था। तो ये जो आपसे पूछा जाता है कि चौरी चौरा घटना कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि हिंसा से आहत गांधी जी है ना, हिंसा मतलब जब पता चला था गांधी जी को तो हिंसा से आहत होकर जो है 12 फरवरी को जो है बरदौली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। 10 मार्च 1922 को जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कड़ी कारावास सजा सुनाई गई थी। स्वास्थ्य संबंधी कारण से जो है 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया था। देखिए 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी लेकिन 5 जो है ये मतलब 5 फरवरी के 1924 को जो है इसको रिहा कर दिया गया था स्वास्थ्य मतलब खराब होने के कारण। देखिए कहता है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कितने प्रांत में बने थे, तो ये देखिए 1937 में कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने थे, 8 में बने थे, ठीक। और ये मतलब ये जो था टोटल कितने बने थे, तो 8 में बने थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे हम लोग देखते हैं आगे। चलिए देखिए 1937 ईस्वी में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बने थे। आपसे पूछा जाएगा कि बताना है कि 1937 में जो कांग्रेस जो मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ था तो उसमें कितने प्रांतों में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। देखिए 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत जैसे कि देखिए संयुक्त प्रांत हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, बम्बई हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा, ये कि बहुमत से फुल बहुमत से आया था। तो यही कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जब आप इसी को छोड़ दीजिएगा तो फिर ये कहे का ज़्यादा कर ले इसको फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए 1937 के चुनाव में जो है कांग्रेस बड़े दल होने के कारण जो है पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाया था। पंजाब में जो है यूनियनिस्ट पार्टी की जो है सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बने। देखिए उसमें क्या होता था कि जो है प्रांत का जो बनाया जाता है मेन, यानी कि जिस समय अभी देखिए मुख्यमंत्री है उस समय ये जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता था, ठीक। तो उस समय जो है उसका नाम दिया गया था। देखिए बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, देखिए बंगाल में जो बना था ना ये प्रजा पार्टी टोटल बना था। देखिए बंगाल में जो है कृषक प्रजा पार्टी के जो है अब फजलुल हक प्रधानमंत्री बने थे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग का जो है प्रदर्शन
निराशाजनक लगा था, मतलब मुस्लिम लीग जो है उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 20 है और आज का क्वेश्चन हम लोग लास्ट करेंगे इस चीज़ को। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये सब कोई जानते हैं कि भारतीय लीग की मुस्लिम की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। भारतीय मुस्लिम लीग की जो है स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीम मुल्ला अध्यक्षता में हुआ था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बनता कैसे है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, तो ये जो था ये किसने किया था, है ना? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में सलीम मुल्ला की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक, देखिए सलीम उल्ला खां और आगा खां जो है मुस्लिम लीग की जो है स्थापना किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो सलीम उल्ला खां और जो है आगा खां जो है इसकी स्थापना किया था। मुस्लिम लीग जो है स्थापना के हित के लिए बनाया गया था, मतलब मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था, जो राष्ट्र विरोधी हो गया। मतलब बाद में देखिए इसके हित में बनाया गया था कि अच्छा अपना हित में आवाज़ उठाएगा, अच्छे से जो है कदम से कदम मिला के चलेगा, लेकिन बाद में ये क्या हो गया था, ये राष्ट्र विरोधी बन गए थे। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो दो जो है राष्ट्रों में विभक्त हो गया था। देखते हैं 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1907 ईस्वी में संयुक्त अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो 1907 में भी कांग्रेस का विभाजन हो गया था। चलिए देखते हैं मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं कि बंगाल जो है विभाजन की घोषणा के बाद जो है 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय जो है मिंटो में शिमला में मिला था। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को आगा खां जो है ढाका के नवाब समीउल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वह 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, देखिए 1906 तो सब कोई जानता है, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए किस डेट में हुआ था, तो 30 दिसंबर को। इस चीज़ को ध्यान रखना अति आवश्यक है। 30 दिसंबर 1906 को आगा खां ढाका के नवाब जो है सलीमुल्लाह तथा मोहम्मद सिन उल मुल्क के जो है नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां को मुस्लिम लीग के जो है प्रथम अध्यक्ष। तब से पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये आगा खां थे। ठीक, लीग की स्थापना का जो है उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना, है ना, निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि लीग ने जो है 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया था, मतलब एक अलग जो है उसका निर्वाचन मांग किया था, जिसकी पूर्ति 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिल्टो के सुधार द्वारा की गई थी। मतलब जो ये मांग किया था मुस्लिम लीग, उसको जो है 1909 में जो है एक निर्वाचन जो है इसको दिया गया था। ठीक, जिसकी जो है पूर्ति 1909 ईस्वी में जो है लॉर्ड मिल्टो सुधार द्वारा दिया गया था। 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो है लंदन शाखा की स्थापना आगा खां की अध्यक्षता में हुआ था। अब थोड़ा सा देखते हैं कि 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की अधिवेशन 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का संविधान का निर्माण हुआ था। देखिए इसका संविधान का निर्माण भी हो गया था, इसको मुस्लिम लीग को चलाना कैसे है। अब देखिए हम लोग जानते हैं बंगाल विभाजन 1905। लॉर्ड कर्जन जो है गवर्नर जनरल जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उच्चतम बिंदु था। इनमें से विभिन्न प्रशासकीय जो है कार्यों को जिस कार्य का जो है सर्वाधिक विरोध हुआ था वह बंगाल विभाजन था। ठीक, कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन का निर्णय जो 1905 ईस्वी में किया गया था। तो कर्जन के समय में ही क्या किया गया था, इसका बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक, तो बंगाल का विभाजन हुआ था, इसी के समय में हुआ था। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और ये केस जो है देख सकते हैं यहाँ तक है, लेकिन ये केस हम दूसरे दिन में करेंगे। दोस्तों सिर्फ आप सुनते जाइएगा तो बहुत चीज़ आपको याद हो जाएगा। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था, तो 20 जुलाई को हुआ था। तो इसका घोषणा कब किया हुआ था, तो 20 जुलाई को हुआ था। ठीक,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 7 अगस्त जो है 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है संपन्न एक बैठक में जो है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन तथा जो है बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सर एंड्रयूज फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर था। देखिए बंगाल में ब्रिटेन के जो है वस्तुओं को बहिष्कार के सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। देखिए बंगाल के विभाजन के समय जो है इसका बहिष्कार के जो है सुझाव के दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, अपनी साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में दिया था। नेक्स्ट देखिए 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को जो है राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। पहली बार स्वदेशी बहिष्कार को संघर्ष में विधि के रूप में अपनाया गया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है कौन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे चिदम्बरम जो है पिल्ले नहीं कर रहे थे। आपसे पूछा जाएगा कि चिदम्बरम पिल्ले जो है कहाँ जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था? तो ये मद्रास में कर रहे थे। नेक्स्ट वहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर जो है राजा ने किया था। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है शीर्षक जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना था। ब्रिटिश पत्रकार जो है HW जो है नेविन्स जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। स्वदेशी आंदोलन के समय भारत के प्राचीन कला जो है परंपराओं को पूर्ण जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का जो है स्थापना 1907 ईस्वी में जो है अवनींद्रनाथ जो है टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन जो है मुख्यतः बंगाली जो है राष्ट्रवाद के जो है वृद्धि को जो है कमज़ोर करने के उद्देश्य से कर्जन करना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वहीं पर नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बहिष्कार की नीति का विरोध किया था। मतलब ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किए थे? ये स्वदेशी जो मतलब चल रहा था बहिष्कार, जो ये जो क्या कहते हैं जो कपड़ों का जो है बहिष्कार चल रहा था, इसका क्या किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहिष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1911 में जॉर्ज पंचम की यात्रा दिल्ली के दौरान जो है बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा की गई थी। और ये देखिए ये मतलब ये जो है एक तरह से जब विरोध हुआ था, तो विरोध होने के बाद जब 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम की जो दिल्ली दरबार लगा था, उसमें विभाजन जो पहला किया गया था उसको रद्द कर दिया गया था, फिर से हुआ था। ठीक ना। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो है प्रथम विभाजन हुआ था। इस जो है अधिवेशन में अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में जो 1907 में जो है कांग्रेस का जो है प्रथम विभाजन हुआ था, तो इसकी जो है अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी घोष किया था। ध्यान दीजिएगा, घोष है, घोष। तो रास बिहारी घोष ने किया था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। और गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि आप सुने होंगे इसका जो है स्टेटमेंट था बाल गंगाधर तिलक का कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक, जो कि इनका सपना पूरा भी हो गया था। तो चलिए दोस्तों, आज नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 जो है हम लोग नेक्स्ट करेंगे। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।